गुड मॉर्निंग। आज हम गॉथिक कला के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कला रूप रंगीन कांच की खिड़कियां यानी स्टेन ग्लास विंडो के बारे में चर्चा करेंगे। रंगीन कांच की खिड़कियां, स्टेन ग्लास विंडोज़। रंगीन कांच का कार्य प्राचीन मणिकुट्टिम से अधिक मिलता जुलता था और यह कार्य ही इस युग की सर्वोत्तम तथा मूल्यवान निधि है। इटली में वेनिस के निकट कांच में धातु ऑक्साइड मिलाकर रंगीन कांच बनाने की विधि लगभग 1000 वर्षों से चली आ रही थी। इसमें आकार और चित्र भी बनते थे जो खिड़कियों में भी लगा दिए जाते थे। गॉथिक कलाकारों ने इस विधि का भरपूर उपयोग किया और कांच की खिड़कियों में बनी रंगीन चित्रों के माध्यम से आने वाले प्रकाश से पूजा गृहों के कक्षों को एक नया चमत्कारपूर्ण वातावरण प्रदान किया। फ्रांस में पेरिस के सेंट चैपल, चार्ट्रेस कैथेड्रल आदि तथा इंग्लैंड में कैंटरबरी एवं यॉर्क के चर्चों की दीवारें अदृश्य हो गई और रंगीन कांच की खिड़कियों में अंकित धार्मिक आकृतियों का ही संपूर्ण वातावरण पर प्रभुत्व छा गया। 13वीं शती में इसकी चरम उन्नति हुई। इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ के भवन हैं जो ज्योमेट्रीय हैं। इनमें लंबे ऊंचे दरवाजे व खिड़कियां बनाए जाते थे जिससे भवनों में अधिक से अधिक प्रकाश आ सके, क्योंकि फ्रांस में हर समय बादल छाए रहते हैं व धूप कम निकलती है। भवनों में इसी कारण खिड़की व दरवाजों की अधिकता रही। गॉथिक कलाकारों के पास भवनों को सजाने के लिए, चित्रण करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं था। इन भवनों में सपाट दीवार बहुत कम दिखाई देती है। इसी कारण पुस्तक चित्र, पैनल चित्र रंगीन कांच के द्वारा चित्रण किया जाता था। रंगीन कांच की शैली गॉथिक कला की महत्वपूर्ण शैली है जिसे स्टेन ग्लास विंडो कहा जाता है। खिड़कियों दरवाजों में सादा एक रंग का कांच लगाने के स्थान पर अनेक रंगों के छोटे छोटे कांच के टुकड़ों द्वारा चित्रण किया जाता था। इसके लिए खिड़कियों को लोहे की पतली पट्टियों से छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में बांटा जाता था जिससे यह कांच के टुकड़ों को आधार दे सके। इस रंगीन कांच की कला में प्रारंभ में ज्योमेट्रीय आकारों में पट्टियां लगाई जाती थी जो टाइल्स का प्रभाव उत्पन्न करती थी। इसके बाद ज्योमेट्रीय शैली में ही अलंकारिक फूल पत्तियों का चित्रण हुआ। धीरे धीरे मानव आकृतियों का भी अंकन होने लगा। इसमें पहले खिड़की के आकार का चित्र बनाया जाता था, उसे जमीन पर फैलाकर उस पर रंगीन शीशों के विभिन्न आकारों के टुकड़े काटकर संयोजित किए जाते थे। तत्पश्चात इन टुकड़ों के उसी क्रम में योजना के अनुसार चित्रकार एनामल रंग से आकारों की बारीकियां निकालते थे व उन्हीं शीशों को पुनः गर्म किया जाता था जिससे रंग स्थायी हो जाएं। अंतिम रूप में संयोजन को शीशे की पतली पट्टियों से जोड़ा जाता था जो काम्स कहलाती थी। यह संयोजन खिड़की के लोहे के फ्रेम में लगाए जाते थे। इनमें चटक रंगों नीले, लाल, पीले, बैंगनी आदि का प्रयोग हुआ। विषय धार्मिक ही थे जिनमें ईसा मसीह, संत, महात्माओं के व्यक्ति चित्र व उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं के प्रसंग विशेष थे। रंगीन कांच के इस अलंकरण से भवन के अंदर का वातावरण अलौकिक हो जाता था, क्योंकि बाहर का प्रकाश रंगीन कांच के टुकड़ों में से सतरंगी आभा लिए भवनों के अंदर देखा जा सकता है। यह खिड़कियां व दरवाजे बहुत अधिक ऊंचाई पर होते थे जिसके कारण भवन के अंदर से बाहर का दृश्य देखा जा सकता था लेकिन बाहर से अंदर दिखाई नहीं देता था। रंगीन कांच की शैली के अलावा गॉथिक शैली में पैनल चित्रों के उदाहरण भी मिलते हैं जिसके प्रमुख चित्रकार सिमाबुए, जियोत्तो, आर्केना, दुचियो व साइमन मार्तिनी थे। यह सभी इटली के चित्रकार थे। इनके विषय भी ईसाई धर्म से संबंधित रहे हैं। स्थापत्य कला व मूर्तिकला की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध गॉथिक कला में चित्रकला का स्थान गौण रहा। इटली को छोड़कर समस्त यूरोप में भित्ति
भित्ति चित्रण प्रायः लुप्त हो गया। जहाँ कहीं भित्ति चित्र प्राप्त हैं वह भी मूर्तियों की अपेक्षाकृत सस्ते विकल्प के रूप में अपनाए गए हैं। भित्ति चित्रों के अभाव में पैनल चित्रों का निर्माण इस समय प्रारंभ हुआ। एकमात्र इटली ही चित्रकला के लिए गॉथिक कला में अपवाद था। गॉथिक कला में फ्रांस की कला रंगीन कांच की कला के लिए व इटली की कला पैनल चित्रों के लिए प्रसिद्ध रही है। इन दोनों शैलियों में से पैनल चित्र शैली ही छाई रही, जिसका विकास आगे चलकर चरम पुनरुत्थान काल में हुआ। रंगीन कांच की कला इसी विकास के साथ समाप्त हो गई थी। गॉथिक शैली का आरंभ 12वीं शती में फ्रांस में हुआ था। 1135 ईस्वी में फ्रांस के तत्कालीन शासक एबॉट सूजर ने पेरिस के बाहर निर्मित संत डेनी के चर्च में कैरोलिंजियन शैली के अलंकरणों आदि को परिवर्तित करना आरंभ किया और उनको अद्यतन बनाने का प्रयत्न किया। लगभग 13वीं शती के मध्य तक यह कार्य पूर्ण हुआ। इस नई शैली के अनुसार धातु की उत्कीर्ण आकृतियों से अलंकृत द्वार कपाट, जो प्रायः कांस्य के बनाए जाते थे, भवनों में लगाए जाने लगे। इनके ऊपर तथा भवनों में मणिकुट्टिम का कार्य भी किया जाता था। धातु विशेष रूप से कांसे के बने द्वार कपाटों की प्रथा इटली और रोम में बहुत पहले से ही प्रचलित थी, अतः इसे कोई नवीनता नहीं माना जा सकता। संभवतः सूजर का लक्ष्य फ्रांस में इटालियन चर्च का निर्माण कराना था। इस चर्च को बनाने वाले कारीगर यद्यपि रोमन कला शैली में दीक्षित थे, तथापि वे स्विट्जरलैंड आदि निचले देशों के निवासी थे और ये सभी रोमनस्क रुचि वाले थे। अतः जिसे गॉथिक शैली कहा जाता है वह वास्तव में पहले से चली आ रही रोमनस्क प्रवृत्तियों का ही व्यवस्थित रूप है। इसमें धार्मिकता और रोमनस्क परंपराओं का सम्मिश्रण हुआ था। इस कला की सबसे महत्वपूर्ण बात आकृतियों की प्रतीकता है। भवनों पर जो भी अतिशय अलंकरण रोमनस्क कला में होने लगे थे, उनका इस युग में विरोध किया गया और मानवीयता का दृष्टिकोण फैला। 12वीं शती की सबसे बड़ी उपलब्धि मानववादी विचारधारा का विकास है, जिसे ईसाई धार्मिकता के साथ जोड़ने का प्रयत्न हुआ। विशाल तथा शान शौकत को अहंकार का मूल कारण माना गया। ईसा से संबंधित समस्त विषयों को मानवीय जीवन की अनुभूतियों के वास्तविक धरातल पर चित्रित किया जाने लगा। संत डेनी के चर्च में नवीनीकरण होने के साथ ही पेरिस नगर तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में अनेक नवीन भवनों का निर्माण आरंभ हो गया, जिनकी शैली की उद्भावना में अनेक देशों के कलाकारों ने सहयोग दिया। इन भवनों में स्तंभों का विशेष महत्व था। नुकीले मेहराबों को जन्म देते थे। इन्हीं मेहराबों पर छत स्थिर रहती थी। ऐसे भवन धार्मिक कार्यों के हेतु विशेष उपयोगी होते थे। इनमें लंबे तथा ऊंचे दरवाजों तथा खिड़कियों का प्रयोग होता था, जिनमें से बहुत अधिक प्रकाश भवनों में आ सकता था। द्वार कपाटों तथा खिड़कियों में लगे कांच एवं मेहराबों तथा दीवारों के छोटे छोटे पैनलों में बने चित्रों के रूप में ही गॉथिक चित्रकला के अधिकांश उदाहरण उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त कुछ पुस्तक चित्रों की भी रचना हुई। इस प्रकार गॉथिक शैली आरंभ में उत्तरी फ्रांस की एक स्थानीय शैली थी। मध्य 12वीं शती तक यह क्षेत्र विश्व में बहुत महत्वपूर्ण हो गया और इसी कारण 13वीं शती में गॉथिक शैली को अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हुआ। एक अर्थ में गॉथिक शैली के प्रचलन का अर्थ था कलाओं का केंद्र पूर्व के बजाय पश्चिम की ओर हट जाना। इस युग में राज्य को चर्च के प्रभाव से मुक्त करने का भी प्रयत्न हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि धार्मिक अधिकारियों ने विशुद्ध धार्मिक कला के प्रति अपना आग्रह शिथिल कर दिया। दूसरी ओर चर्च की प्रतिष्ठा में भी कमी आई और लोगों ने यह समझा कि राज्य शक्ति को उलटने पलटने में चर्च का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। 12वीं शती में सहसा ही उत्तरी फ्रांस समस्त यूरोप में विद्याओं का
सर्वोच्च केंद्र माना जाने लगा। इस पुनरुत्थान का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। इस समय बड़ी सावधानी से इस बात का प्रयत्न हुआ कि कहीं हम प्राचीन पैगन सभ्यता की ओर तो नहीं बढ़ते जा रहे हैं। उत्तरी फ्रांस के प्रमुख स्थलों चार्टेस, रीम्स, लाओन तथा पेरिस में 7 उदार कलाओं का अध्ययन आरंभ हुआ और गणित आदि के आधार पर गॉथिक स्थापत्य का विकास हुआ। रोमनस्क भवनों से गॉथिक भवनों में एक बड़ा अंतर यह है कि गॉथिक भवनों में विशुद्ध ज्योमेट्री का प्रचुरता से प्रयोग हुआ है। स्तंभों, सिरदलों तथा मेहराबों आदि के रूप में प्रायः रेखाओं तथा चापों की ही अनुभूति होती है। नुकीले मेहराबों का इस शैली में इतना प्रयोग हुआ है कि नुकीले मेहराबों वाले समस्त भवन ही गॉथिक कहे जाने लगे, पर इसके पूर्व रोमनस्क भवनों में भी नुकीले मेहराबों का प्रयोग हुआ था। गॉथिक भवन प्रायः पतले, लंबे खंभों और नुकीले मेहराबों से ही बने हैं। इनमें दीवारें बहुत कम हैं। खंभों पर मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। दीवारों के स्थान पर बड़े बड़े ऊंचे दरवाजे तथा खिड़कियां हैं। इस प्रकार भित्ति चित्रों के हेतु इन भवनों में कम स्थान है, रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए अधिक। कहीं कहीं छोटे पैनल चित्र भी बने हैं और पुस्तक चित्रण भी हुआ है। गॉथिक कला के प्रायः ये ही रूप समस्त देशों में प्रचलित रहे हैं। आभूषणों तथा चमकदार रंगों के प्रति गॉथिक युग में भी बहुत रुचि बनी रही। प्रायः सभी मूर्तियां रंगी जाती थी। भवनों के कुछ निश्चित भागों में भी रंग किए जाते थे। कहीं कहीं चित्र भी बनाए जाते थे। अतः गॉथिक युग में चित्रकला को कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिल सका। धार्मिकता के कारण सपाट आकृतियों से ही काम चल जाता था। उनमें गढ़नशीलता अथवा छाया प्रकाश के प्रयोग की कोई आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती थी। प्रायः प्रतिमाओं का व्यय न वहन कर सकने वाले धार्मिक स्वभाव के लोग चित्र बनवा लेते थे। इटली में इस प्रकार का कार्य बहुत अधिक हुआ है। फ्रांस में 13वीं शती में प्रचुर संख्या में चित्र बने। इस कला की सबसे बड़ी उपलब्धि आकृतियों को प्रतीकता और पूर्वाग्रहों से मुक्त करके यथार्थात्मक प्रस्तुतिकरण के धरातल पर प्रतिष्ठित करना है। ये कलाकार स्वयं यह नहीं जानते थे कि उनकी उपलब्धि का कितना महत्व है, किंतु यह विशेषता केवल पैनल चित्रों में ही विशेष रूप से मिलती है। पुस्तकों को अलंकृत करने वाले चित्रकार तो नई नई शैलियों और नए नए फैशनों के आविष्कार में ही लगे रहे। इस प्रकार चित्र के दृश्य में परिप्रेक्ष्य एवं गढ़नशीलता आदि के भ्रम उत्पन्न करने का जो प्रयत्न गॉथिक कला में आरंभ हुआ, उसने पूर्ववर्ती कला को बहुत प्रभावित किया। हेनरी फॉसिलन के अनुसार स्वर्ग से संबंधित वस्तुओं को संसार से संबंधित कर देना ही गॉथिक कला का महान लक्ष्य था। ईसा की सूली के एक चित्र द अल्टरपीस ऑफ द पर्ल मैन पेरिस में ईसा के दोनों ओर तत्कालीन फ्रांसीसी अभिजात वर्ग के व्यक्ति पेरिस में पहनी जाने वाली वेशभूषा में चित्रित किए गए हैं। आगे चलकर मरियम की छवि भी सौंदर्य तथा नव यौवन से परिपूर्ण अंकित की गई। 14वीं शती के लगभग लघु चित्रकला में दृश्यांकन, परिप्रेक्ष्य तथा यथार्थवाद के प्रति विशेष रुचि जागृत हुई। मानववाद के प्रति भी झुकाव बढ़ता गया और कलाकार शहरों की सीमा से निकलकर खुले ग्रामीण जनजीवन की ओर आकर्षित हुआ। शांति और युद्ध के समय की दिनचर्या का अंकन होने लगा और समाज के प्रत्येक वर्ग का चित्रण हुआ। इसी से आगे चलकर पुनरुत्थान काल की कला प्रभावित हुई। कृषि संबंधी विभिन्न क्रियाकलाप, प्रसिद्ध संतों के व्यक्ति चित्र, बढ़ई और मिस्त्री, युद्ध के कौशल, अंगूरों के बाग आदि का बड़ा ही विवरणात्मक अंकन हुआ है। अनेक रंग लगाए गए हैं जिनमें सुवर्ण और रजत का भी प्रयोग हुआ है। परिप्रेक्ष्य का अंकन बालकों की कला की भांति है। वृक्षों का आकार मनुष्यों से छोटा है। दूर की वस्तुओं को चित्र के ऊपरी
ऊपरी भाग में और प्रायः आगे अंकित वस्तुओं के ऊपर दिखाया गया है। समस्त यूरोप में विशेषतः 13वीं-14वीं शती में इटली में पुस्तक सज्जा का विशेष प्रसार हुआ। चर्च के अतिरिक्त संपन्न लोग भी अपने लिए पुस्तकें चित्रित कराने लगे। पुस्तक चित्रों का आकार बढ़ने लगा और कहीं कहीं पूरे पृष्ठों पर चित्र बनाए जाने लगे। संतों के जीवन चरित्रों के बहाने कलाकारों ने दृश्यों की विविधता और अपनी कुशलता का परिचय दिया। चित्रों के हाशिए भी अलंकृत किए गए। कलाकार बड़ी सावधानी से अपने हस्ताक्षर भी अंकित करने लगे। इस वीडियो में हम गॉथिक कला के बारे में यहीं तक चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम गॉथिक कला की विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।